नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी की कांग्रेस को दो टूक, कहा डॉक्टर अंबेडकर के प्रति कांग्रेस का अपमानजनक रवैया किसी से नहीं छिपा। भाजपा सरकार ने बाबा साहेब के सपने को पूरा करने के लिए किया अथक काम। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कल सुबह तक के लिए स्थगित। हंगामे को लेकर सरकार का कड़ा संदेश, कहा बाबा साहेब के साथ अन्याय करने वाली कांग्रेस नहीं कर सकती देश को गुमराह। बीजिंग में भारत चीन विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता, एनएसए अजीत डोभाल चीनी समकक्ष और विदेश मंत्री से कर रहे बातचीत। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीति हुई और मजबूत। विशाखापट्टनम में नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ आईएनएस निर्देशक, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और नेविगेशन का है मास्टर। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन टेस्ट ड्रॉ, 5 मैच की सीरीज 1-1 की बराबरी पर। आर अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास। जिस तरह विपक्ष बाबा साहेब के नाम पर राजनीति करते हुए हंगामा कर रहा है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। पीएम ने सोशल मीडिया पर कहा, हमारी सरकार ने पंचतीर्थ डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े 5 प्रतिष्ठित स्थानों को विकसित करने के लिए काम किया है। कई दशकों से चैत्य भूमि के लिए जमीन का मुद्दा लंबित था। हमारी सरकार ने न केवल इस मुद्दे को सुलझाया, बल्कि मैं वहां प्रार्थना करने भी गया हूं। हम जो भी हैं वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की वजह से ही हैं। हमारी सरकार ने पिछले 1 दशक में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के सपने को पूरा करने के लिए अथक काम किया है। कोई भी हो, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालना हो, SC/ST एक्ट को मजबूत करना हो, हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है। अगर कांग्रेस और उसका सड़ा हुआ तंत्र ये सोचता है कि उनके दुर्भावनापूर्ण झूठ, उनके कई वर्षों के कुकृत्यों, खासकर डॉक्टर अंबेडकर के प्रति उनके अपमान को छिपा सकते हैं, तो वे बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। भारत के लोगों ने बार बार देखा है कि कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने और SC/ST समुदायों को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चली है। नरेंद्र मोदी जब 1986 में भाजपा में शामिल हुए, तब से ही उनकी शुरुआत पहलों में से डॉक्टर BR अंबेडकर की विरासत का सम्मान करना था, और अंबेडकर एक मिशन जिसे उन्होंने तब से जारी रखा है। ये बहुत पहले की बात है कि जब डॉक्टर अंबेडकर का नाम कुछ राजनीतिक संस्थाओं द्वारा अपने संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए लिया गया था। पीएम मोदी के लिए अंबेडकर के मूल्यों के प्रति श्रद्धा और विश्वास हमेशा एक आजीवन प्रतिबद्धता रही है, न कि राजनीतिक सुविधा का मामला। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डॉक्टर अंबेडकर मामले पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब का हमेशा तिरस्कार किया। विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी देश को गुमराह कर रहे हैं और मिसलीड कर रहे हैं। गृह मंत्री जी का पूरा वक्तव्य इस बात पर था कि आपने जीते जी अंबेडकर जी का, बाबा साहब अंबेडकर भारत रत्न का हमेशा तिरस्कार किया, चुनाव में हराने का काम किया। जब आप सत्ता में थे और अंबेडकर जी जिंदा थे तो आपने कभी भी उनकी बात नहीं मानी। आदरणीय मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कार्य का हमेशा सराहना की। भारत रत्न देने में वक्त दिया गया जब हमारा समर्थन था। संसद में बाबा साहेब के मुद्दे पर विपक्ष ने आज भी हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पाई।
विपक्ष के रवैये के चलते सदन की कार्रवाई पहले दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। 2 बजे जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष ने फिर हंगामा कर लिया, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में बाबा साहब पर टिप्पणी को लेकर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन तेज होने के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस ने भाषण से एक छोटी सी क्लिप ली, उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया और वायरल कर दिया। रिजिजू ने कांग्रेस पर नेहरू की सरकार में बाबा साहेब को मंत्री पद छोड़ने को मजबूर करने का आरोप लगाया। पार्टी ने सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मुंबई में और बाद में विदर्भ में षड्यंत्र तहत चुनाव में हराने का काम किया है। ये आज कांग्रेस पार्टी माफी मांगना चाहे देश को। 1956 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने 1990 तक बाबा साहब को भारत रत्न का अवार्ड देने से भी इनकार किया इन्होंने। आपका इतना पाप है, वो पाप को साफ करने के लिए तैयार है तो बताइए। आप लोगों ने बाबा साहब का नाम को पूरे इतिहास से मिटाने के लिए कलंक किया है कांग्रेस पार्टी ने। भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी बाबा साहब का सम्मान नहीं किया। साथ ही पूरे नेहरू परिवार पर बाबा साहेब के अपमान करने का आरोप लगाया। जो अंबेडकर जी की सोच थी कि SC, ST, OBC को आगे लाना है, उनको उनका हक दिलाना है, उसके लगातार विरोध करते रही तो कांग्रेस पार्टी करती रही। एक पीढ़ी नहीं, 4-4 पीढ़ियों ने विरोध किया है, चाहे नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव गांधी जी हो या अब राहुल गांधी जी हो। और राहुल गांधी जी ने तो अमेरिका में जाके यहाँ तक बयान दे दिया कि कैसे आरक्षण को खत्म करने की सोच है। जो नेहरू जी अंबेडकर जी को हराने के लिए प्रचार करने स्वयं पहुंचे थे, आज उन्हीं की ही चौथी पीढ़ी को अंबेडकर जी की फोटो लेकर उतरना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस का काला चिट्ठा खोलने का काम अमित शाह जी ने किया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंबेडकर को लेकर अमित शाह के बयान पर संसद में हंगामे पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस ने कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान नहीं किया, उन्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की। कल सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर जी और दलित समाज के प्रति जब अपनी बात रखी तो कांग्रेस के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। हो भी क्यों ना, कांग्रेस की सच्चाई अब देश जान रहा है तो कांग्रेस भयभीत हो रही है, चिंतित है कि उनकी बची कुची जमीन भी छिनने जा रही है। कांग्रेस जवाब दे, राहुल जी, सोनिया जी और खड़गे जी जवाब दें, उन्होंने कब बाबा साहेब और उनकी भावनाओं का सम्मान किया? पंचतीर्थ का निर्माण किसने कराया? कांग्रेस जवाब दे। बाबा साहेब को नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा क्यों देना पड़ा था? कांग्रेस जवाब दे। आरक्षण के मामले में नेहरू जी से लेकर कांग्रेस की सरकारों ने उचित निर्णय क्यों नहीं लिए? कांग्रेस जवाब दे। भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। बाबा साहेब अंबेडकर के कथित अपमान के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे को लेकर अपराजिता सारंगी ने राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह के जवाब का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने उनके बयान को बिना समझे ही हंगामा करना शुरू किया और सदन की कार्रवाई को बाधित किया। आदरणीय अमित शाह जी जब राज्यसभा में बोल रहे थे तो उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर न समझने की कोशिश करना और लोगों को दिग्भ्रमित करना कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है, योजना है, और उस योजना के तहत ये लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि देश मोदी जी के साथ है। तो इस वजह से उनकी सार्थकता, उनके अस्तित्व का सवाल है, इसलिए ये सब कर रहे हैं और यह शोभा नहीं देता है। देखिए, अगर संसद नहीं चलेगा तो सांसद जो बड़े बड़े सपनों को लेकर यहाँ आते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, वो काम ठप हो जाता है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम सब कांग्रेस को ही दोषी ठहरा रहे हैं, पूरा देश उनको दोषी ठहरा रहा है। अगर संसद नहीं चलता है तो उनकी जिम्मेवारी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल और परमवीर चक्र से सम्मानित 21 हस्तियों के नाम पर रखे गए द्वीपों के नाम के पोस्टर से संबंधित एक सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, अंडमान और निकोबार के द्वीपों का नाम हमारे नायकों के नाम पर रखना ये सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को आने वाली पीढ़ियों तक याद रखा जाए। ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और उन प्रतिष्ठित व्यक्तियों की स्मृति को संरक्षित करने और उनका जश्न मनाने के हमारे बड़े प्रयास का भी हिस्सा है, जिन्होंने हमारे देश पर अमिट छाप छोड़ी है। आखिरकार जो राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं वही विकास और राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में अंडमान और निकोबार के द्वीपों के उस नामकरण समारोह का वीडियो लिंक भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने स्वयं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया था और समारोह को संबोधित किया था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने लोगों से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह घूमने और सेलुलर जेल जाकर महान वीर सावरकर के साहस से प्रेरणा लेने का भी आह्वान किया। पीएम ने लिखा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का आनंद लें, सेलुलर जेल भी जाएं और महान वीर सावरकर के साहस से प्रेरणा लें। प्रधानमंत्री ने पत्रकार और लेखक शिव अरूर के पोस्ट को शेयर करते हुए ये विचार साझा किए। शिव अरूर ने अपने एक्स हैंडल से वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल पर प्रदर्शित पोस्टर को शेयर करते हुए लिखा कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया टर्मिनल बहुत बढ़िया है और यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो गई हैं। मेरा व्यक्तिगत पसंदीदा हिस्सा अंडमान और निकोबार में अनाम द्वीपों पर प्रमुखता से प्रदर्शित ये पोस्टर है, जिसका नाम हाल ही में प्रधानमंत्री ने हमारे 21 परमवीर चक्र से सम्मानित हस्तियों के नाम पर रखा है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास, आर्थिक विकास और कृषि के साथ साथ सांस्कृतिक विकास और एकता पर विशेष जोर दिया है। आज सुबह नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश की भाषाएं राष्ट्र की एकता और सांस्कृतिक इतिहास का महत्वपूर्ण आधार है। देश की ऐतिहासिक विविधता के बारे में जी किशन रेड्डी ने कहा कि भारत में 121 प्रमुख भाषाएं और लगभग 1600 बोलियां हैं। उन्होंने कहा कि भाषाएं न केवल संचार का एक माध्यम है, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और परंपराओं की महत्वपूर्ण विरासत भी हैं। जी किशन रेड्डी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने भाषाओं और बोलियों को संरक्षित करने की पहल की है, क्योंकि भाषाएं सशक्तिकरण और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। जी किशन रेड्डी ने कहा कि इस साल अक्टूबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। उन्होंने कहा कि भारत एकमात्र देश है जिसने 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। हमारे भारत में लगभग 121 प्रमुख भाषाएं हैं और 1599 अन्य बोलियां, भाषा, उपभाषा भी भारत में है। इतने भाषा दुनिया में कोई देश में हमें एग्जाम्पल के जैसा भी दिखते भी नहीं। ये भाषाएं सिर्फ बात या संवाद करने का साधन मात्र नहीं है, बल्कि नॉलेज, कल्चर और भारत की ट्रेडिशन, भारत की बहुमूल्य विरासत का दर्शाता है ये भारत की भाषा। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी राजीव कुमार ने दोनों निर्वाचन आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर संधू के साथ बैठक की। इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस उपायुक्तों और निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक चली। इससे पहले आयोग ने दिल्ली के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली सरकार नकली एससी सर्टिफिकेट बनाकर जनता का हक मार रही है।
आप सरकार दिल्ली में हमारे दलित भाई बहनों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ छीन रही है। हर सरकार का दायित्व होता है कि अपने इन भाई बहनों को आगे बढ़ाने का काम करे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार इनके हकों पर डाका डालने का काम कर रही है। कैसे नकली एससी सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं, कैसे नकली आधार कार्ड बनाए जाते हैं और उनके बिहाफ पर कैसे उनको जाति सूचक प्रमाण पत्र देकर उनको बढ़ाया जाता है, और ये सब अरविंद केजरीवाल के जो नगीने विधायक हैं उनकी शय पर हो रहा है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए राष्ट्रीय आयोग का 20वां स्थापना दिवस नई दिल्ली में मनाया गया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सभी वर्गों के लोगों के लिए समान तरीके से काम करती है। इस सामूहिक प्रयास के कारण ही भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। काम आज जमीन पे दिख रहा है। जब हम कहते हैं हमारी सरकार सबके लिए उत्तरदायी है, सबको साथ लेके चलने वाला है, सबका विकास की हमारी प्राथमिकता है, इसमें भारत की जो सामाजिक और सहज वर्गीकरण है वो धार्मिक आधार पे हो, जाति के आधार पे हो, भूगोल के आधार पे हो या भाषा के आधार पे हो, एक छत के नीचे हमारी विकास हो। इसीलिए इस सामूहिक प्रयास के कारण भारत पिछले 10 साल में आज विश्व की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनी है। इसके अलावा उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों से शिक्षा नीति को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सहयोग का आग्रह किया है। उन्होंने कहा, शिक्षा नीति को देश में तेजी से आगे बढ़ाना होगा। इस कमीशन की नाम भी शिक्षा से जुड़ा हुआ है, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के नाते, और हम अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश में लागू कर रहे हैं। मैं आप सभी से उसको सफल क्रियान्वयन के लिए सहयोग अपेक्षा करता हूं। विशेष करके देश की माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन वो सब क्रियान्वयन कर ही रहे हैं, मैं उसमें आश्वस्त हूं। लेकिन मित्रों, समय की आवश्यकता है इसकी तेजी बढ़ाने के लिए। उसको शीघ्र क्रियान्वयन करेंगे तो हमारी न केवल हमारी देश की फायदा होगा, दुनिया की फायदा होगा। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक के खिलाफ जम्मू की जगह दिल्ली के तिहाड़ जेल में ट्रायल चलाए जाने के केंद्र के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट में अब 20 जनवरी को सुनवाई होगी। कोर्ट ने यासीन मलिक के अलावा बाकी सह आरोपियों को जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर यासीन मलिक के खिलाफ ट्रायल को जम्मू के बजाय तिहाड़ जेल में मौजूद कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। दरअसल यासीन मलिक पर जम्मू कश्मीर में वायुसेना के 4 जवानों की हत्या और रुबैया सईद के अपहरण मामले में वहां की निचली अदालत में मुकदमा चल रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस समय बीजिंग में हैं, जहां वो आज भारत चीन विशेष प्रतिनिधि वार्ता में हिस्सा ले रहे हैं। दोनों देशों के बीच ये 23वें दौर की वार्ता है। इसमें चीन के विदेश मंत्री वांग यी मौजूद हैं। LAC पर सैनिकों की वापसी से जो तनाव कम हुआ है, उसके बाद अब कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये वार्ता भारत और चीन के बीच सीमा विवादों और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर बातचीत करने का मंच है। पिछली बार ये बातचीत दिसंबर 2019 में नई दिल्ली में हुई थी और उसके बाद से गलवान घाटी में सीमा विवाद के कारण ये वार्ता निलंबित कर दी गई। विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता 5 वर्षों बाद हो रही है। इस वार्ता की शुरुआत फिर से करने की सहमति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अक्टूबर 2024 में बनी थी। उसके बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच भी बैठक हो चुकी है। विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता करने की व्यवस्था पर पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी की जुलाई 2003 की बीजिंग यात्रा के दौरान सहमति बनी थी। इसका उद्देश्य ये था कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद का स्थायी समाधान हो। इसके तहत 22 दौर की बातचीत हो चुकी है। NSA डोभाल ने वर्ष 2014 से वर्ष 2019 तक इस वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किया है।
ऑस्कर 2025 के लिए एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म श्रेणी की शॉर्टलिस्ट जारी कर दी है। दुनिया भर के देशों द्वारा प्रस्तुत कुल 85 फिल्मों में से इस श्रेणी में ऑस्कर शॉर्टलिस्ट के लिए कुल 15 फिल्मों का चयन किया गया है। इस सूची में भारतीय पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म संतोष भी अपनी जगह बनाने में कामयाब रही। क्राइम थ्रिलर फिल्म संतोष की निर्देशक, राइटर, इंडो ब्रिटिश प्रोड्यूसर संध्या सूरी हैं। हालांकि आमिर खान की लापता लेडीज टॉप 15 में अपनी जगह नहीं बना पाई। अंतिम 15 में जगह बनाने वाली फिल्मों में ब्राज़ील की फिल्म आई एम स्टिल हियर, कनाडा की फिल्म यूनिवर्सल लैंग्वेज, चेक गणराज्य की वेव्स, डेनमार्क की द गर्ल विद द नीडल, फ्रांस की एमिलिया पेरेज और एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज की तरफ से जारी की गई टॉप 15 लिस्ट में शामिल किया गया है। इन फिल्मों के अलावा जर्मनी की द सीड ऑफ द सीक्रेट फिग, आइसलैंड की टच, आयरलैंड के नीकैप, इटली की वेर्मिग्लियो और तालविया की फ्लो, नॉर्वे की अरमाड, फिलिस्तीन की फ्रॉम ग्राउंड जीरो, सेनेगल की दहोमे, थाईलैंड की हाउ टू मेक मिलियन बिफोर ग्रैंडमा डाइस और ब्रिटेन की संतोष शामिल है। इंडो ब्रिटिश प्रोड्यूसर संध्या सूरी ने संतोष का निर्देशन किया है और वो ही इस फिल्म की राइटर भी हैं। संतोष एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। संध्या सूरी की फिल्म संतोष में शहाना गोस्वामी पुलिस ऑफिसर बनी हैं। जानकारी के अनुसार ऑस्कर अवार्ड का ऐलान 17 जनवरी को किया जाएगा और 2 मार्च को ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी होगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अगले महीने जनवरी 2025 में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। इसे लेकर एक और जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भव्य तैयारियां हो रही हैं, वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। महाकुंभ के दौरान देश विदेश से करोड़ों लोगों के प्रयागराज आने की संभावना है। ऐसे में भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए योगी सरकार ने अमेरिका और इंग्लैंड से घोड़ों की विशेष प्रजातियों को मंगवाया है। ये विदेशी घोड़े भारतीय घोड़ों के साथ मिलकर महाकुंभ के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने में मदद करेंगे। 130 कुंभ मेले में स्थापित किए गए हैं जनता की सुरक्षा के लिए, अखाड़ों को स्नान कराने के लिए, अखाड़ों को कुंभ मेले में लाने के लिए, जिसमें से 4 बम ब्लड अस्त्र लाए गए हैं आर्मी से। 6.5 से 7 लाख रुपए कीमत है एक घोड़े की। जो राइडर सोचता है वही ये घोड़े करते हैं। इसके अलावा जो है 40 घोड़े जो है क्या नाम है थ्रो ब्रीड के आ रहे हैं, जो इंग्लैंड के हैं। बाकी इंडियन ब्रीड के हैं, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, अमृतसरी। ब्रिस्बेन टेस्ट ड्रॉ होने के साथ ही आर अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। अश्विन ने कहा कि एक भारतीय क्रिकेटर के रूप में ये उनका आखिरी दिन है। मौजूदा सीरीज में अश्विन ने 3 में से सिर्फ 1 टेस्ट खेला और 1 विकेट लिया। अश्विन टेस्ट क्रिकेट में भारत के दूसरे सफलतम गेंदबाज रहे। ब्रिस्बेन टेस्ट ड्रॉ होने के साथ ही भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक चौंकाने वाली खबर आई। मैच के बाद रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। अश्विन ने कहा कि एक भारतीय क्रिकेटर के रूप में ये उनका आखिरी दिन है। अश्विन टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले के बाद भारत के दूसरे सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने भारत के लिए कुल 106 टेस्ट में 24 के औसत से 537 विकेट लिए हैं। बल्लेबाजी की बात करें तो अश्विन के नाम 6 टेस्ट शतक और 14 अर्धशतकों के साथ 3,503 रन भी हैं। वे 300 विकेट और 3,000 रन बनाने वाले दुनिया के चुनिंदा 11 ऑलराउंडर्स में से एक हैं। वहीं उनके नाम मुथैया मुरलीधरन के बराबर सर्वाधिक 11 प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड हैं, जो एक रिकॉर्ड है। अश्विन के नाम 116 वनडे में 33 के औसत और 4.93 के इकोनॉमी रेट से 156 विकेट हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 25 रन देकर 4 विकेट हैं। वहीं उन्होंने 707 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है। T20 क्रिकेट में उन्होंने 65 मैच में 6.90 के इकोनॉमी और 23 के औसत से 72 विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 8 रन पर 4 विकेट रहा है। मौजूदा सीरीज में अश्विन ने 3 में से सिर्फ 1 टेस्ट खेला
और 1 विकेट लिया। अश्विन विदेशी दौरे पर भारत की प्लेइंग 11 का नियमित हिस्सा नहीं रहते हैं और भारत की अगली घरेलू सीरीज तक अश्विन 39 साल के हो जाएंगे। ऐसे में अश्विन ने बॉर्डर गावस्कर सीरीज के बीच में ही क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। अश्विन को भारत के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर्स में से एक के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़। और इस विशेष बुलेटिन में आज बस इतना ही। मुझे और बीना सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।